नमस्कार। एक बार हम फिर हाजिर हैं द वेब रेडियो के इस खास शो द वेब रेडियो लाइव में। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना, चिकित्सा और समाज की। आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे पे ये बात करना ज़रूरी है कि आखिर हमारे देश के ये जो डॉक्टर्स हैं वो हम सदियों से, सालों से, दशकों से ये सुनते आए हैं कि वो हमारे लिए भगवान हैं। बीच के कुछ सालों में इन भगवान पर ग्रहण लग गया था। अब वो ग्रहण एक तरीके से इस कोरोना काल में आकर के हटा है, थोड़ा हटा है और थोड़ी चीज़ें साफ हुई हैं। हम एक बार फिर से इन डॉक्टर्स को भगवान मानने लगे हैं। आज डॉक्टर्स डे है और चिकित्सकों के बिना, जैसा कि कहा जाता है कि धरती पर भगवान वही हैं, बाकी भगवान तो जहाँ से चीज़ों को संभाल रहे हैं वो संभाल रहे हैं, लेकिन ईश्वर अगर धरती पे है तो डॉक्टर के रूप में है। लेकिन जब तमाम ऐसी बातें होती हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहाँ के डॉक्टर्स और जो जिस तरीके से चीज़ें जुड़ती हैं और जिस तरीके से सामने आती है बातें कि इलाज के नाम पर, नई नई बीमारियों के नाम पर पैसों का जो खेल चलता है, उस खेल के बीच में डॉक्टर्स को भगवान मानते रहना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। लेकिन ये जो दौर है, इस दौर में हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते। कोरोना काल में, कोरोना की इस पूरी महामारी में हमने देखा है कि डॉक्टरों ने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जोखिम में डालकर, अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोगों की सेवा की है, लगातार कर रहे हैं। देखने में बहुत आसान सा लगता है कि वो एस्ट्रोनॉट दिख रहे हैं, लेकिन दिन भर पीपीई किट पहन करके सारे दिन तैयार होकर के काम करना बहुत कठिन होता है। इन सारी परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान होंगे। डॉक्टर अंशुमन कुमार, जो खुद कैंसर सर्जन हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर केडी प्रसाद हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नू के। समाज को लेकर के इनकी अपनी एक सोच है, अपनी एक समझ है, अपनी एक चिंता है, अपना एक विमर्श है इनका। तो अभी हमारे साथ केडी प्रसाद हैं, तो हम उनसे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब हमारे साथ आ जाएंगे, हम लोग इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। और आप सब लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके सवाल, आपकी जो भी बातें होंगी, वो हम एक साथ इस बीच में हम लोग लेते रहेंगे। डॉक्टर केडी प्रसाद हमारे साथ हैं, अभी रीजनल डायरेक्टर हैं। हम इनसे चर्चा शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब अंशुमान जी भी हमको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, अभी तैयार हो रहे हैं, तो जैसे ही वो रेडी हो जाते हैं फिर उनको स्क्रीन पर लेके आते हैं। जी डॉक्टर साहब प्रसाद जी, हम लोग आज का जो विषय है वो ये है कि कोरोना के इस काल में चिकित्सा और समाज, ये बड़ा, मैंने थोड़ा गंभीर विषय इसलिए चुना है क्योंकि चिकित्सा हर किसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन समाज की भी क्या भागीदारी है और क्या जिम्मेदारी है, इस पर विचार करना जरूरी है। जी। आप रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नू में, आप वहाँ पर समाज के एक बड़े तबके से रोज रूबरू होते हैं। इग्नू एक ऐसी संस्था है जहाँ सिर्फ छात्र की उम्र के छात्र नहीं होते, हर उम्र के छात्र होते हैं। तो वहाँ एक बड़ा समाज आप देखते हैं जी। तो उस पे आपका क्या मत है? आप कैसे देखते हैं अभी के दौर को, आप कैसे देखते हैं? जी, आज का दौर एक इस तरह के दौर है जिसमें ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आज़ादी के इतने सालों बाद आज हमारी सरकार या हम पूरे लोग आपस में मिल करके अपने लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस खास करके इस कोरोना काल में, कि हाथों की सफाई कैसे करनी है। और साथ ही साथ हम बात करते हैं कि किस तरह से छींकने और खांसने की कैसी हमारी होनी चाहिए, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, और अपने किस तरह से खड़े होकर के लाइन में, हम तो दबंगई करने वाले एक प्राणी है जिसमें कि लाइन में खड़ा होना हमारी तो कभी नियति थी नहीं, लेकिन इस कोरोना ने एक हमें नियति पैदा की है कि किस रूप से हमें जो है
एक कतारबद्ध होकर के 2 गज की दूरी मेंटेन करके, और साथ ही साथ हमें ये भी सिखाया है कि खाने पीने की चीज़ों को किस तरह से कम बर्बाद किया जाए, किस तरह से उनकी रिसाइकलिंग हो या किस तरह से ताज़ा भोजन किया जाए। ये सारी ज़रूरतें, ये सारी जो नई पहल जो आई है, ये एक लगता है कि ये शिक्षा और समाज के साथ-साथ एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम जब तक परेशान नहीं हुए तब तक हम इस चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं हो पाए थे। आज भी जी जी, जी, मैं आज भी हम ये डॉक्टर साहब भी तैयार हैं, डॉक्टर साहब को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, चूंकि जी, अंशुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वेब रेडियो के इस खास शो में, और जिसमें हम चिकित्सा और समाज पर बात कर रहे हैं। जी प्रसाद जी, आप जारी रखें। जी, जी, हम कह रहे थे कि जब तक हम परेशान नहीं होते हैं, हम पहले तो डॉक्टर अंशुमान जी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं। आज डॉक्टर्स डे है, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम नमन करते हैं वैसे आपके माध्यम से और सारे डॉक्टरों का, चिकित्सकों का, जिन्होंने हमें इस विषम परिस्थिति में अपनी पूरी की पूरी सेवा दे करके हमें स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश की है। सो डॉक्टर साहब, आपका और आपके माध्यम से सारे हमारे डॉक्टर बंधुओं का, पैरामेडिक्स का और उन सारे लोगों का हम नमन करते हैं, दिल से नमन करते हैं, और ये कहते हैं कि आज जो अनुरंजन झा साहब ने जिस विषय पे आज जिस गंभीर चर्चा की तरफ हमें आमंत्रित किया है, उस पर हमारी प्रतिक्रिया ये थी कि हमें बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है। डॉक्टर को हम, अपने चिकित्सकों को तभी हम कम प्रेशर में रख पाएंगे जब हम जिन चीज़ों पे अभी चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से हाथ धोनी है, कि हम अभी इतने सालों बाद हमें ये हाथ धोनी है, ये एक छोटी सी चीज़ है, हमें ज्ञान नहीं है। हमें किस तरह से छींकना और खांसना है, इसकी समझ हमें अब तक नहीं बन पाई है। तीसरी चीज़ कि हम किस तरीके से 2 गज की दूरी रखें, किस तरह से मास्क लगा के रखें जो हमारे हित में है, इसको भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी पूरी दबंगई से बाहर निकलते हैं, लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि पूरी की पूरी दुनिया अपने आप में एक बड़े ही ऐसे संक्रमण काल से गुजर रही है जिसमें मुझे पता नहीं है, हम सबको पता नहीं कि कल क्या होगा, कल क्या इन्फेक्शन कितना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सिर्फ 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। ये समझाने में हमें इतने महीने लग गए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। डॉक्टर साहब, अगर ये हम इतने कर पाते तो आपके लिए शायद चुनौतियां थोड़ी कम होती। जी अंशुमन जी, डॉक्टर साहब ने, के डी प्रसाद ने बहुत अच्छी बात कही कि चुनौतियां कम होती अगर हम थोड़ा बेहतर तरीके से बिहेव करते। सबसे पहले एक बार हमारी तरफ से भी डॉक्टर्स डे पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और हमने दिन में आपका प्रोग्राम बहुत लंबे समय तक नहीं देख पाया क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में उलझा था, लेकिन थोड़ी देर देखा, बहुत अच्छा विषय था। एक कैंसर का सर्जन अगर इस विषय पे बात कर रहा है कि बिना औजार के कैसे सर्जरी हो, तो बेसिकली ये पूरे एक थॉट प्रोसेस की बात है कि जिस प्रोसेस में आकर के हम और आप नई तरीके से ज़िंदगी को देखते हैं। तो अंशुमन जी से मेरा शुरुआती सवाल सबसे पहला कि आज की स्थिति में, अब देखिए आज की जो सबसे बड़ी स्थिति ये है कि हम 6 लाख से ज़्यादा हो गए, हम 6 लाख से ज़्यादा संक्रमित इस देश में हो गए हैं अभी। और इस 6 लाख से ज़्यादा संक्रमित को अगर देखें तो पिछले 15 दिनों में जो आंकड़े आए हैं, उन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा देश को डराया है, वही उन्हीं आंकड़ों ने। तो इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है अंशुमन जी, हम लोगों को इससे बचाव के लिए? हम यहाँ से चर्चा शुरू करेंगे, फिर समाज की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर प्रसाद, अनुरंजन जी, धन्यवाद। आप लोगों ने डॉक्टरों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया, ये अच्छी बात है। और समाज से मैं यही कहना चाहूँगा, ये ग्रैटिट्यूड 1 जुलाई को ही सीमित न रखें, 365 दिन रखें। डॉक्टरों और आपके बीच में ट्रस्ट डेवलप हो, तो डॉक्टर्स डे सांकेतिक तौर पे ना भी मनाया जाए, तो एक जिसके लिए डॉक्टर बना है और समाज को जो डॉक्टर चाहिए, वो दोनों मिलके रह जाएं। बस इतनी ही गुजारिश है डॉक्टर्स डे पे आप लोगों से। जो आपने सवाल पूछा उसके लिए के डी प्रसाद साहब ने बहुत ही सही बात कह दी कि एटिकेट की बात है, एक जागरूकता की कमी रही, वैल्यू सिस्टम की कमी रही, जिसको ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें तैयार की गई।
आज भी वही डिस्टेंसिंग, आइडियली फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना चाहिए जिसको, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से जाना जा रहा है। मास्क एप्लीकेशन मतलब बैरियर बनाना है, क्योंकि अब काम पे जाना है तो बैरियर बनाना पड़ेगा दो लोगों के बीच में, संक्रमित गैर संक्रमित लोगों के बीच में। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सच है कि जिस कदर वायरस अब स्प्रेड हो गया है, देर सवेर सबको एक बार संक्रमित होना है, ये सत्य है। अब उस सत्य से सबसे पहली बात है कि डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? कि इसकी मारक क्षमता वाकई कम है। इससे कई घातक बीमारियां हमारे समाज के बीच में हैं, कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट अटैक जैसी बीमारी, और इससे ज्यादा गंभीर खतरनाक वायरस या अदर संक्रामक बीमारी है जिसकी मारक क्षमता ज्यादा है। तो एक तो पैनिक भी बहुत क्रिएटेड है इस बीमारी का, उस पैनिक से कम आपको पैनिक से निकलना है। और अंडरस्टैंडिंग, जो हमारा संविधान भी कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है, सिटीजन शुड डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। उस साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने की जरूरत है। मतलब पब्लिक को हम समझाएं कि वायरस क्या है, कैसे फैलता है और किस तरह से हम इससे बचाव कर सकते हैं, जिसके लिए ऑलरेडी एडवाइजरी है, उस पर स्टिक करना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आपको आपका मतलब स्पष्ट मानना है कि हम जिस तरीके से इन एडवाइजरीज को अगर फॉलो करें तो ये बीमारी बहुत जल्दी हम काबू में कर सकते हैं, अगर हम सीधे बिल्कुल। तो अब जिम्मेदारी डॉक्टर साहब आती है अब समाज की, कि अगर ये एडवाइजरी है जो अभी केडी प्रसाद भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, कि मतलब छोटी सी बात है कि 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है, हाथ बार बार धोना है, मास्क पहनना है, और ये जो बहुत ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं है जिसको लेकर के बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े और बहुत उस तरीके से एक्ट करना पड़े कि हमको बहुत मुश्किल आ रही है, लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए आखिर आप जिम्मेदारी कहां मानते हैं? एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी सरकार की तरफ से, या आपको लगता है कि वाकई समाज के पक्ष में कुछ चीजें कमजोर रह गई हैं जहां से वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है? अनुरंजन जी, ये काम बेहतर नेता लोग अच्छा करते हैं कि इल्जाम किस पे डालना है। मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम इल्जाम डालने का नहीं है। मैं इसको दूसरी तरह से समझाता हूं। जापान में बच्चों को कुछ साल तक जो क्लासिकल एजुकेशन सिस्टम उसमें नहीं डाला जाता है। उनको वैल्यू सिस्टम, एथिक्स एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है बच्चे को जिसने अभी कोई पढ़ाई नहीं की है। मतलब अगर डिजास्टर हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो किस तरह से रस्सी लगा के आपको कूद के भागना है, किस तरह से अर्थक्वेक में कहां असेंबली एरिया होगा, वैल्यू सिस्टम। वहां पे क्यों तोड़ना मतलब बहुत बड़ा मानसिक अपराध मानते हैं। मतलब कोई पनिशमेंट नहीं है आपके लिए, मानसिक अपराध, मतलब ये आदत में है। उनकी पार्किंग में जब जाएंगे जापान में, तो जो सबसे पहले ऑफिस आएगा वो सबसे दूर गाड़ी खड़ी करेगा, और जो सबसे आखिरी आएगा वो सबसे गाड़ी पास खड़ी करेगा, ताकि उसको ऑफिस के अंदर पहुंचने में समय कम लगे। हमारे यहाँ क्या है, जो प्रसाद साहब कह रहे थे, दबंगई, जो सबसे पहले आएगा गाड़ी बिल्कुल ऑफिस के गेट पे खड़ी करेगा क्योंकि मैं पहले आया। तो ये देखिए एटिकेट की बात है, एक कल्चर की बात है। तो हमें कहा कल्चर सिस्टम, कोरोना ने बहुत अच्छा मौका दिया है कि हमें अपने अंडरस्टैंडिंग में, वैल्यू सिस्टम में अपनी समझ को थोड़ा बदलने की जरूरत, बहुत ज्यादा नहीं। और थोड़ा कितना, वसुधैव कुटुंबकम, वही बात आ गई वापस कि सबको अगर अपना माने और सबको समझने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, अपनी जरूरतों को समझने लगे, दूसरे की जरूरतों को समझने लगे। और तीसरी चीज, जैसे आज सोसाइटी में कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, उससे ऐसे लोग डरने लगते हैं, ऐसे उसको नेग्लेक्ट कर ले, उस समय आपकी जरूरत है उनको, बाकी लोगों की उनको जरूरत है, मानसिक सपोर्ट की जरूरत है। आप उनको फिजिकली ना करें लेकिन सोशली, डिजिटली उनको हेल्प करें। ये छोटी छोटी चीजों का बदलाव करें और देखिए सब एकजुट हो जाएंगे। जिसके लिए मैंने बहुत पहले फरवरी एंड मार्च में मैंने फॉर्मूला दिया था 3T, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, सेकेंड T टुगेदरनेस, एकजुटता, एंड टेस्टिंग। टेस्टिंग तो चलिए गवर्नमेंट का काम है, हॉस्पिटल का काम है। ये 3T का फॉर्मूला आज भी लगा लें, आज भी हम बहुत अच्छे से इससे निपट लें। जितनी आबादी है डॉक्टर साहब अपने देश की,
जिस जिस तरीके से हम लोग 130 करोड़ कह लें या 135 करोड़ कह लें, इतनी बड़ी आबादी में जो भी चाहे जांच की गति आप कितनी भी तेज कर ली, वक्त बहुत लंबा लगेगा। और जैसा आप कह रहे हैं, स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि देर सवेर हर किसी को इसके संक्रमण में आना ही है। तो जो ये मौत हो रही है, इस मौत के पीछे की वजह, जैसा हम सब लोग देख पढ़ पा रहे हैं, वो है इसका संक्रामक होकर गंभीर होना। चाहे वो पहले से कुछ बीमारियां ऐसी हों या फिर उसको लेकर के देर हो जाना उसके इलाज में या उसके प्रिकॉशंस में, ये सब चीज़ें आकर के उस व्यक्ति की ज़िंदगी खतरे में पड़ रही है। तो आखिर ऐसा क्या हो, जैसे हम अभी 2 दिन पहले बात कर रहे थे अपने मित्र जो डॉयचे वेले के एडिटर हैं वहाँ एडवाइज़र अनवर से जर्मनी में, तो उनसे हम लोग ऐसे ही लाइव चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने, चूँकि मैंने उनसे जोड़ा था कि जर्मनी ने कितनी तेज़ी से इस पे काबू किया। उसकी आबादी की तरफ हम नहीं जाते, आबादी से लोग हमेशा जोड़ते हैं कि उसकी 8 करोड़ आबादी है, उसने काबू कर लिया। लेकिन जब वो 1.5 लाख बीमार हो गए थे तो हम सिर्फ 10,000 बीमार थे। आज हम 6 लाख पहुँच गए हैं और वो 2 लाख भी नहीं पहुँचे। तो उन्होंने काबू किया बेहतर तरीके से। हमारा ये पूछना है आपसे कि इस पूरी परिस्थिति में हम क्या प्रयास ऐसा करें, हमारा समाज ऐसा क्या करे? देखिए, सरकार तो कर रही है, डॉक्टर्स कर रहे हैं, उनके पास पेशेंट पहुंच रहे हैं, उनका इलाज वो कर रहे हैं। जब जो दिन भर 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पीपीई किट में जहां पसीने से उस डॉक्टर की हालत खराब हो जा रही है, वहां पर वो इलाज कर रहा है, तो वाकई वो भगवान का काम कर रहा है। बावजूद इसके समाज कैसे रिएक्ट करे, कैसे एक्ट करे कि इन मौतों को रोका जा सके? जिंदगी हर किसी की बड़ी अहम है। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अभी भी मौतें जो हो रही है उसमें आंकड़े को देखिए, अधिकतम लोग जिनकी मौतें हुई या तो डायबिटीज से पीड़ित थे, वो भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, किडनी फेलियर, कैंसर के रोगी या अति गंभीर किसी और बीमारी से ग्रसित थे जिनका इम्यून सिस्टम डिप्रेस था, डाउन था, या उम्र ज्यादा थी वृद्ध लोगों में। इन लोगों को हमने कहा स्पेशल वल्नरेबल ग्रुप, स्पेशल ग्रुप में रखिए। इनको आज भी जितना हो सके दूसरों के संपर्क में नहीं आना है। बाकी लोग जब काम पे निकलेंगे, जो मैंने कहा संक्रमण, ये बिल्कुल सही बात है। 135 करोड़ की आबादी में सबका टेस्ट नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। न एडवाइजरी हमारी कहती है कि सबको टेस्ट करो, लेकिन मैक्सिमम जो टेस्टिंग हम जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब हिंदुस्तान का ये आंकड़ा कह रहा है कि 80% एसिम्प्टोमेटिक हो रहे हैं, मतलब उनको कोई लक्षण है ही नहीं। जो सिम्प्टोमेटिक हो रहे हैं आज भी मोटे तौर पे देखिए तो टेस्टिंग उन्हीं की हो रही है। उनमें 2 चीजों का खास ध्यान दें। एक, अगर टेम्परेचर आपका परसिस्टेंटली बुखार ज्यादा रह रहा हो, पहला। दूसरा, मैं सबको रिकमेंड कर रहा हूं कि इंडिविजुअल लेवल पे पल्स ऑक्सीमीटर, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, जिनको भी कोरोना का संक्रमण हो या सस्पेक्टेड हो, उस पल्स ऑक्स से अपना ऑक्सीजन चेक कीजिए। अगर ऑक्सीजन की मात्रा आपकी 92 to 96 एवरेज सभी लोगों में होती है, जो एथलीट होते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, उनका 98 to 100% होता है सैचुरेशन। और अगर 90 से नीचे होने लगे तो एक चीज हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम करके इसमें डिटेक्ट हुआ कोरोना के समय में, कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इंसान बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहा होता है और सैचुरेशन 80% से नीचे गिर जाती है। ये खतरनाक होता है। उनसे मैं कहता हूं कि आप पल्स ऑक्स लगा के, फिंगर पे लग जाती है डिजिटल मशीन, जैसे डिजिटल थर्मामीटर होता है, डिजिटल मशीन है, आप चेक करते रहें। ऑक्सीजन जैसे गिरने लगे या आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगे, सिंपली आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, इमीडिएटली संपर्क करें, ऑक्सीजन लें। मेरे संपर्क में कितने लोग रिकवर हुए हैं, डेथ बहुत कम की हुई है, तो मैं तो उस आंकड़े को ज्यादा स्ट्रांग मान रहा हूं जिसको मैं अपने सामने से देख रहा हूं। तो बस सेगमेंट करना है, वल्नरेबल ग्रुप, नॉन वल्नरेबल ग्रुप, दोनों ग्रुप में टेम्परेचर, पल्स ऑक्स मतलब ऑक्सीजन की मात्रा और आपको फीवर कितना है इसको चेक कीजिए। सांस फूलने लगे या ऑक्सीजन ड्रॉप करने लगे, इमीडिएटली अस्पताल जाइए। ये 3-4 चीजें करनी है, मौत कम करेंगे। और जो आपने कहा समाज के लेवल पे क्या करें, तो इल्जाम, ब्लेम गेम बंद कीजिए कि गलती किसकी, किसने क्या किया। आप एकजुटता के साथ, सभी लोग इतने नॉलेजेबल हैं कि इस वायरस के संक्रमण को कैसे स्प्रेड हो रहा है सब समझ चुके हैं, आप रोक सकते हैं। बिल्कुल।
डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, जो भी दर्शक हमारे, जो भी मित्र लोग देख रहे हैं, जो बिल्कुल उनको साफ तौर पे, साफ शब्दों में डॉक्टर अंशुमन कह रहे हैं कि इस बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुरू से हम लोग इस बात को कह रहे हैं। जब ये बात हुई थी, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था डॉक्टर साहब, तो हम लोगों ने एक तरीके से टैगलाइन यूज़ करना शुरू किया था कि डर में मत रहिए लेकिन घर में रहिए। तो ये एक वही एक फैक्ट था जिसको लेकर के हम बार बार उसका जिक्र करते रहे। और आज भी मैं लोगों से यही कहता हूँ कि जितना संभव हो, ज़रूरत नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलिए। निकलिए तो पूरी व्यवस्था और पूरे अपनी उस तरीके से तैयारी करके निकलिए कि आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं हो। डर में बिल्कुल नहीं रहिए और हौसला बुलंद रखिए, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के पीछे जितनी बातचीत मैं कर पा रहा हूँ डॉक्टर लोगों से, या अंशुमन जी से जब भी अक्सर बातचीत होती है, या जिन भी रिपोर्ट्स को मैं पढ़ पाता हूँ, उसके हिसाब से भी लगता है कि हौसला बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अंदर से अपने इम्यूनिटी सिस्टम के साथ साथ अपने आप को मोरल बूस्ट भी अपना रखेंगे, तो इस बीमारी से लड़ने में बहुत फ़ायदा होगा। केडी प्रसाद जी को मैं फिर दोबारा इसमें शामिल कर रहा हूँ, इसी बहस में, विमर्श में। और चूँकि हम लोगों ने बहस करना बंद कर दिया, हम विमर्श करने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि टेलीविज़न पे आजकल इतने बहस होते हैं जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो अंशुमन जी, हमने सोचा कि हम लोग विमर्श कर लिया करें। बहुत अच्छा किया। तो इस विमर्श में ये है कि आज का जो मुद्दा हमने चुना प्रसाद जी, वो ये, जैसा जो भी दर्शक लोग बाद में जुड़े उनको बताएं कि चिकित्सा, कोरोना और समाज। चूँकि आज डॉक्टर्स डे है तो जाहिर सी बात है कि चिकित्सा की बात करनी है। समाज पे एक अपना एक नज़रिया लेकर के प्रसाद जी हैं। डॉक्टर साहब की बात आपने सुनी, और डॉक्टर साहब बिल्कुल साफ कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, नेता हूँ नहीं, इसलिए मैं कोई ब्लेम गेम नहीं करूँगा। तो बेसिकली ब्लेम गेम नेताओं का है, ये तो स्पष्ट है, ये तो सबको समझ में आता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों पे अंशुमन जी, मैं थोड़ा समाज को जिम्मेदार मानता रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा टोकता हूँ। वो टोकता इसलिए हूँ, मैं ये नहीं कर रहा कि अभी वो मौका है कि हम उनकी खिंचाई करें, वो नहीं करें, लेकिन समाज को अपनी जिम्मेदारी में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर समाज ठीक से हमारा जागरूक होने लगेगा तो ये समस्याएं कम होने लगेंगी, और इस तरीके की बीमारियों से लड़ना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। दुनिया भर में देखिए कि जिस तरीके से हुआ है, ये बीमारी फैली है, और उस पूरे प्रोसेस में जब जहाँ जहाँ लोगों ने इसको बहुत हल्के में लिया, सोसाइटी ने, वहाँ ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ी हैं, ये दिखा है। और एक हद तक अगर हम बड़े शहरों, हिंदुस्तान के बड़े शहरों, छोटे कस्बों, शहरों, गाँवों की बात करें, तो वहाँ अभी भी उस तरीके का डर नहीं है। मैं डर कहता हूँ उसको, प्रसाद जी उसको जागरूकता कहते हैं। तो अब वो कैसे आएगा प्रसाद जी, अगर बात करें कि वो जागरूक कैसे होंगे, क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए? जी, मैं इसके लिए थोड़ा पीछे जाऊंगा। अंशुमन जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में समाज की तरफ इशारा किया। हम 18वीं और 19वीं सदी में जाते हैं, जहाँ पे बनियान ट्री के नाम से बंगाल, मद्रास और बिहार में एक सर्वे हुआ था, और उस सर्वे का नाम बनियान ट्री था, और उसका उद्देश्य ये था कि किस रूप से प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाने में क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए थी। ये इसलिए कह रहा हूँ, प्राइमरी एजुकेशन को इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि उसमें जो था ये सेल्फ डायरेक्टेड था, ये सेल्फ इनोवेटिव था, और ये सेल्फ इथोस बेस्ड ऑफ द कंट्री पे था। हम गांव को जाते हैं, हम गांव से आते हैं, गांव में हम जब जाते हैं तो हम 3 चीज़ों का बड़ा समन्वय देखते हैं। वो 3 चीज़ है कल्चर, एथिक्स एंड वैल्यूज। और इसको मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था तो घर में कोई मेहमान आता था तो उस वक्त भी ये परंपरा थी कि वो बाहर उनका पहले पैर प्रक्षालन होता था या पैर वो धोते थे, और वो सारी चीजें जो आज हम डॉक्टर्स या हम अपने प्रोटोकॉल में सुनते हैं, आज भी समाज के अंदर एक नजदीकी होते हुए भी एक फर्क था। हम में, हमारे बड़ों में, मैं पिताजी के सामने, उनके सामने नहीं बैठता था, उनसे नीचे बैठता था। तो ये जो एथिक्स और कल्चर और वैल्यूज की बात थी, ये किसी न किसी वजह से जब से हमारे समाज के अंदर कम हुआ है, ऐसी बहुत सारी चीजें अभी आनी बाकी है। मैं इसलिए इस चीज को कह रहा हूं
कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जहां पे जिस देश में रिसोर्सेज लिमिटेड हो और उसका अगर ठीक से इनोवेटिव तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और उसका अगर इनोवेटिव तरीके से उसको हम डिफरेंट सेक्टर्स में नहीं बांटेंगे, आज भी बड़े दुख की बात है कि आज भी हमारा जितना खर्चा, जीडीपी का जो खर्चा हमारे इन सारे बिंदुओं पे होनी चाहिए थी, आज हम ऐसा नहीं देख पाते हैं। तो किसी भी चीज के पत्ते पे जाकर के, उसके ऊपर जाकर के हमको देखने से पहले उसके जड़ में जाने की जरूरत है। आज भी हमारे अंदर उस प्राथमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अंदर अगर हम इन 3 चीजों को निरूपित कर पाए, जो 3 चीज हमने कहा कि ये जो है कल्चर, एथिक्स एंड वैल्यूज को, अगर ये 3 चीज निरूपित कर लिए तो हमारे पास कितनी भी समस्या हो हम उसको देख पाएंगे। और एक आज का ये वक्त है जब हम सोच रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, हम जीन एडिटिंग की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे बिग डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे डिजाइनर बेबीज की बात कर रहे थे। ये सारी चीजें, ये 3 चीजों के अभाव में सारी की चीजें धरी की धरी रह गई हैं। हमें इस विषय पे बड़े गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि क्या हम एथिक्स, कल्चर और वैल्यूज को फिर से निरूपित कर पाएंगे किसी भी समस्या को निपटने के लिए। ये इस तरफ मैं इशारा समाज का और हम सब बुद्धिजीवियों का इस तरफ जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रसाद जी आप। अंशुमन जी, कुछ सवाल भी हैं कुछ दर्शकों के जो साथ साथ आ रहे हैं, उसमें से कुछ सवाल हम लोग जरा चर्चा कर लें। आलोक मिश्रा है जिनका सवाल मैंने अभी स्क्रीन पे डाला है, वो 2-3 बार लिख चुके, वो पूछ रहे हैं आपसे स्पेशल तौर पे कि कोरोना से मौत का खतरा कितना फीसदी है, कितना प्रतिशत है। ये हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि आंकड़े तो तरह तरह के वेबसाइट्स पे अलग अलग तरीके से अवेलेबल हैं। हालांकि आप कई बार इन बातों को बार बार लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, फिर भी मैं चाहूंगा कि इस माध्यम से एक बार आप फिर से ये बात लोगों के सामने रखें, क्योंकि कोई भी दर्शक अगर उससे जागरूक हो रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि उनके इस प्रश्न का जवाब दिया जाए। और साथ ही उनका है कि क्या एंटीबायोटिक से कोरोना ठीक हो रहा है। तो ये 2 प्रश्न हैं, तो इस पे बात करके फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ें। जी, दूसरा जो सवाल है उस पे तो मैं पहले ही बता देता हूं कि हाल फिलहाल में ही मैंने सोशल मीडिया पे एक छोटी सी लेख डाली थी जिसका नाम ही था कोरोना काल की अवैज्ञानिक परिकल्पना, जिसमें ये भी था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर और एक भगवा वाले बाबा का कुछ क्लेम और सारा कुछ था कि गर्मी आने से कोरोना खत्म हो जाएगा, गर्म पानी पीने से खत्म हो जाएगा, अल्कोहल से कोरोना खत्म हो जाएगा, भारत में कोरोना नहीं होगा क्योंकि मलेरिया होता है। तो पहले इसी सवाल का जवाब देता हूं कि कोरोना एक वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। एंटीबायोटिक काम करती है बैक्टीरिया पे, बैक्टीरिया का फंक्शन दूसरा है। आरएनए को ब्रेक करने के लिए जो दवा होती है उसका नाम होता है एंटीवायरल। और आरएनए वायरस सबसे टफ वायरस होता है हमारे लिए, मेडिकल साइंस के रिसर्च के लिए, साइंटिस्ट के लिए। इसको एक तो वैक्सीन बनाना डिफिकल्ट और दूसरा इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट। डीएनए वायरस या दूसरे वायरस में आसानी होती है ब्रेक करने में उसका चेन कोड, आरएनए में डिफिकल्टी होती है, इसलिए एंटीबायोटिक वायरस में काम नहीं करता है। अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं बहुत चल रही हैं जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और सारा कुछ चल रहा है, कोई उसका एविडेंस नहीं। वर्ल्ड वाइड उसको बैन कर दिया गया इस ट्रायल को, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी भी हिंदुस्तान में ये चल रहा है। दूसरी बात, मैं आंकड़े की जो बात करूंगा, देखिए जो मैंने बात कही 3T की जिसमें ट्रांसपेरेंसी थी, ट्रांसपेरेंसी का एलाबरेट मैंने लिखा था, जिसमें ट्रांसपेरेंसी एट द गवर्नमेंट लेवल, ट्रांसपेरेंसी एट द पब्लिक लेवल दोनों लिखा था। इसमें डाटा में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हर समय नंबर ऑफ टेस्टिंग छुपाने की कोशिश की जाती है और कोरोना से होने वाली बीमारी जिसको कोविड कहते हैं, कोविड-19 से होने वाले डायरेक्ट डेथ को भी मैनिपुलेट किया जाता है। इसलिए मेरे लिए ऑफिशियली बोलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट जो आंकड़ा देगी हमें वो उसी को बोलना पड़ता है कि यही डेथ है, परसेंटेज डेथ है। तो उस आंकड़े को मैनिपुलेटेड आंकड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पे काम करते डॉक्टरों ने ही डायरेक्ट रिपोर्टिंग बताई है कि उनको मैनिपुलेट करके बताया गया है। लेकिन इंटरनेशनल कई लिटरेचर जो आए हैं उन्होंने क्लेम किया है कोरोना से होने वाले डेथ
लेस देन 1% है, मतलब 0.3, 0.7, 0.9 इस तरह से हैं। और जिस जगह ज्यादा डेथ हुई, जिसमें डायबिटिक पेशेंट थे, ओबीज थे, मोटे थे, या कुछ अति गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे, या वृद्ध थे, उनमें जो मौत थी उनमें भी 3%, हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट, मारक क्षमता 3% तक गई। मैं उन रिसर्च की बात कर रहा हूं जिसको मेडिकल साइंस में हम लोग ऑथेंटिकेटेड मानते हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, लैंसेट में जो पब्लिश होता है, बहुत ज्यादा पीयर रिव्यू करके पब्लिश किया जाता है। अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट का आंकड़े के हिसाब से आप देखेंगे तो आंकड़े बहुत कम दिखाए जा रहे हैं, लेकिन फैक्चुअल ये है कि इससे कहीं मारक क्षमता ज्यादा इबोला वायरस का था, सार्स कोव में हुआ, इन्फ्लुएंजा वायरस कभी कभी इससे ज्यादा घातक हो जाता है। लेकिन क्योंकि इस वायरस का हाइप क्यों ज्यादा हुआ, नंबर 1, मीडिया अभी काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, खास करके टेलीविजन मीडिया, जो एवरी टाइम कोविड मीटर की तरह, जैसे पेट्रोल डलवाते हैं तो मीटर घूमता है, कोविड मीटर की तरह डेथ को घुमाता है, आंकड़ों को घुमाता है। डिजिटल सोशल टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया अभी बहुत प्रोमिनेंट है, सारी चीजें तुरंत आपके पास पहुंचती है। ट्रेवलिंग हमारी बहुत फास्ट है, जैसे आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो इतना फास्ट हम ट्रेवल नहीं करते थे फ्लाइट से, अभी यहाँ है वहां चले गए, इसलिए वायरस स्प्रेड भी बहुत तेजी से हुआ। इसलिए इसको एक बड़ा रूप दिखाया गया है, और हो सकता है, जो मैं अभी स्पेकुलेट कर सकता हूं, आगे सच्चाई निकल के आए कि मे बी कोई हिडन इसमें एजेंडा हो, बिजनेस हो, to make this corona pandemic or COVID pandemic a hype to launch some business model और मेडिकल बिजनेस मॉडल हिस्ट्री में भी ऐसा रहा है। एग्जाम्पल एंटीवायरल, एग्जाम्पल वैक्सीन, बहुत सारा कुछ हो सकता है। इसलिए पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट गेट मिसगाइडेड, डोंट गेट ड्रैग्ड, बी साइंटिफिक, डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, बहुत जरूरी है आपके लिए, अदरवाइज आप गुमराह होते रहेंगे। इन चीजों में ना उलझें, बहुत ज्यादा आपको हर चीज को डिकोड करने की जरूरत है, और डिकोड करेंगे आपको लगेगा ये प्रॉब्लम बहुत छोटी है। हम लोग फर्स्ट हैंड देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये चीज। जी बिल्कुल, आपने बहुत स्पष्ट तौर पे और बहुत एलोबरेट करके चीज़ों को समझाया। जो भी दर्शक अभी जुड़े हैं या जो पहले कभी मौका उनको नहीं लगा हो कि डॉक्टर अंशुमन की बात सुन पाए हो, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जो लोग बार बार सुन रहे हैं, जो जानते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हम ये कार्यक्रम इसलिए बार बार करना चाहते हैं और डॉक्टर साहब को इसलिए बार बार शामिल करना चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस स्पष्ट तौर पे, जिस ट्रांसपेरेंसी की बात डॉक्टर साहब कहते हैं, वो उस तरीके से आगे एग्जीक्यूट होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए लोगों को कि ये फैक्ट है, ये फिगर्स हैं और इस तरीके से इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। तो जो भी दर्शक लोग हैं, और एक बार देख लेता हूँ, फिर हम लोग अपनी चर्चा जारी रखेंगे। सुरेश कौशल हैं, वो कह रहे हैं 2 गज दूरी और मास्क लगाने से ही कोरोना से बच सकते, तो पीड़ितों की संख्या 5 लाख नहीं होती। लेकिन मेरा इस पे टेक है, मैं डॉक्टर साहब से अनुमति लेकर के मैं ही जवाब दे देता हूँ। मैं ये कह देता हूँ कि अगर ठीक से मास्क लगाए होते और ठीक से दूरी बनाई होती तो शायद नहीं ही होता। ये इसमें तो गलती रही ही है। ज्योति हैं, जो डॉक्टर्स डे पे आपको नमस्ते कह रही हैं, आपको प्रणाम कह रही हैं। रिंकू हैं, सब अभिनंदन कर रही हैं। और रमन सिन्हा हैं, वो भी सब किसी को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आज डॉक्टर्स डे की बात नहीं है, डॉक्टर्स की वजह से हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान रहती है, इसलिए सबको नमस्ते है। ऋतु शांडिल्य लिख रहे हैं, डॉक्टर्स आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, दिस इनिशिएटिव इज मच नीडेड इन टाइम्स लाइक दिस। तो अब इसको, और उनके मित्र हैं अश्मित धवन, वो कह रहे हैं यस टोटली आई एग्री विद यू। सो अब ये इस तरीके की, अब देखिए होता क्या है, इस टेक्नोलॉजी का यही फायदा है डॉक्टर साहब की, हम लोग एक तरफा नहीं हो पाते। हम बात कर रहे होते हैं, अपनी बात लोगों को बता रहे होते हैं और लोग जुड़ रहे होते हैं, तो उनके सवाल लेकर के और उन सब बातों पर बात करना अच्छा लगता है कि कम से कम हमारे इस प्रयास से, हमारे इस विमर्श से कुछ बातें वहाँ पहुँच रही हैं। एक और सवाल है, चंदन कुमार सिंह एक जर्नलिस्ट हैं, उनका एक सवाल है, एक साबुन से मरने वाले वायरस का मेडिसिन नहीं आ पा रहा, क्या इस पे क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए यही मैं कहता हूँ, डिकोड करने की जरूरत है। कितनी अच्छी बात हुई,
और अनुरंजन जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एक तरफा नहीं है। आज पूरा देश मोनोलॉग पे चल रहा है, किसी को आना है टेलीविजन पे आके बोल के चले जाते हैं, पब्लिक क्या समझती है क्या नहीं समझती है। लेकिन इस तरह के प्लेटफॉर्म का, डिजिटल का यही फायदा है कि पब्लिक की बात हम सुनते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इमीडिएटली, इंस्टेंट जी। सुना ही होगा, ट्रंप ने कहा था कि अगर सैनिटाइजर से ये वायरस मरता है तो इसको आईवी या पी लिया जाए तो इससे हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, यही समझने की जरूरत है कि वायरस न जिंदा है न वायरस मरता है। अब ये भी सुन के बड़ा अजब लगा कि अभी तक तो बात यही हो रही थी वायरस मारने की बात। वायरस एक आरएनए है जिसको ह्यूमन होस्ट चाहिए, ह्यूमन बॉडी चाहिए, ह्यूमन सेल चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए। मतलब वायरस को आप बाहर छोड़ दें तो कुछ नहीं, इनएक्टिव है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गया तो एक्टिव हो गया। मतलब वायरस या तो एक्टिव होगा या डीएक्टिवेट होगा। मतलब लिविंग एंटिटी नहीं होता है वायरस। जैसे ह्यूमन डीएनए मिलता है, वायरस मल्टीप्लाई करने लगता है और इंजरी चालू करता है, मतलब डैमेज करना चालू करता है आपके सेल को। और डैमेज भी कैसे कराता है? आपके बॉडी के अंदर के इम्यून सिस्टम को जब एक्टिवेट करता है, उकसाता है, तो इससे बॉडी के अंदर फाइटिंग चालू होती है और इसी का रिजल्ट होता है कि डैमेज होता है। अब क्या हुआ? साबुन का इस्तेमाल जो करने कहा गया, इसीलिए सैनिटाइजर की अभी भी मैं एडवोकेटिंग नहीं करता हूं। मैं कहता हूं साबुन पानी बेस्ट है। वायरस के आउटर कोट पे कैप्सिड है, न्यूक्लियोकैप्सिड, जो एक तरह की समझ सकते हैं वसा है या फैट या लिपिड मान सकते हैं उसको। जब साबुन से आप धोते हैं तो ये सर्फेक्टेंट का काम करता है और इसको ब्रेक करता है, इसके जो आउटर लाइनिंग को है। एक तो मैकेनिकल क्लींजिंग हुई, हाथ में अगर वायरस लगा हुआ है तो साबुन पानी जब धोया तो ये आपके हाथ से धुलते हुए बेसिन में चला गया, नाली में चला गया वायरस। और दूसरा, जो वायरस रहा उसके न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक कर दिया साबुन, डिटर्जेंट ने, सर्फेक्टेंट ने, जिसपे जैसे झाग उठा तो क्लीन कर दिया, तोड़ दिया। अब अगर इसका वायरस का थोड़ा बहुत प्रोटीन रह भी गया या आपके अंदर चला भी गया तो आपको डैमेज नहीं करेगा, क्यों? डीएक्टिवेटेड वायरस है। यही समझने की जरूरत है। बहुत अच्छा वैज्ञानिक सवाल इन्होंने पूछा था कि जिसको साबुन से डीएक्टिवेट कर सकते हैं तो उसके लिए दवा नहीं मिल रही है। दवा के लिए क्या होता है कि वायरस जब रेप्लिकेट कर रहा होता है तो उसके आरएनए के सीक्वेंस को हम कैसे बीच में रोक दें। देखिए कितनी खास बात है, इस सीक्वेंस को रोकना और वायरस को डीएक्टिवेट करना, दोनों में अंतर है। उस सीक्वेंस को रोकने के लिए हमें स्पेसिफिक, जैसे साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, इस तरह की चीजें होती है, इसकी जगह कुछ हम और डाल दें और वायरस प्रोलॉन्ग होना, लंबा होना बंद हो जाए। इसके लिए हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस की जरूरत होती है, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए एंटीवायरल डिफिकल्ट होता है और साबुन से इसको धो के हटा देना ज्यादा आसान है। बिल्कुल। तो चंदन को उनके सवाल का जवाब मिला और हमारी भी जानकारी बढ़ी। मैं अपनी एक जानकारी के लिए, चूंकि मैं इतना कुछ आपने जिस तरीके से भी बताया, तो उसमें एक मेरे मन में भी एक सवाल आया डॉक्टर साहब कि जैसा आप बता रहे हैं कि ठीक है धो के हम उसको हटा दिए, अगर मान लीजिए कि इन्फेक्शन हाथ में आ गया और ये हाथ किसी भी तरीके से अगर 10 मिनट 15 मिनट तक अगर ये हाथ हमारे किसी उन अंगों में नहीं गया जिसके जरिए वो अंदर जाए, तो वो वायरस कब तक इस हाथ में इफेक्टिव है और हमको कितना डैमेज कर सकता है? हाथ से डैमेज की कोई गुंजाइश नहीं है। इस वायरस का शुरुआती में ही मैंने 2 कोट दिया था, संपर्क से संक्रमण, और एक बिहारी लैंग्वेज में मैंने बताया था, सटला तो गेला बेटा। मतलब पास आए, इसको बस ट्रक पे आपने देखा होगा लिखा रहता था। तो अब बिहार के लोगों को समझाने के लिए मैं उनको टेक्निकल सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग में कंफ्यूज करता है, इससे अच्छा था मैंने कहा सटला तक गेला बेटा। मतलब एक डंडा रखो, दूसरा आदमी जो बैठे डंडे के दूर बैठे, इतनी ही थियरी मैंने दी थी। और संपर्क से संक्रमण का मतलब है हाथ में वायरस लगा हुआ है, लगे रहने दीजिए, तब तक आपको डैमेज नहीं करेगा जब तक ये हाथ आपके चेहरे पे टच ना हो जाए। अब देखिए, जैसे किन सवाल पूछा था तो आपने बहुत सही जवाब दिया कि आपने मास्क ठीक से नहीं लगाया। ऑब्जर्व कीजिएगा, मैंने ऑब्जर्व करके बता रहा हूं, एक इंसान जो डॉक्टर नहीं है, खास करके सर्जन नहीं है, जब मास्क लगाता है तो 5 मिनट में 10 से 12 बार मास्क को ठीक करता है ऐसे। तो आपके हाथ में वायरस लगा हुआ है, आप अपने चेहरे पर उस वायरस को पहुंचा रहे हैं मास्क को ठीक करने के बहाने, और आपको पता भी नहीं है।
लेकिन अगर हाथ में लगा रह जाए तो आपको डैमेज नहीं करेगा। बिल्कुल। तो अब ये बात जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए बहुत स्पष्ट तौर पे बातें साफ हुई। तो ये हाथ आपके नाक, आपके मुंह, आपके आंख, आपके कान या किसी भी ऐसे वजह से जहां अंदर जाने की संभावना है, उसको वहां तक जाने से पहले, चेहरे तक पहुंचने से पहले धोया जाना चाहिए। तो इसलिए जो भी लोग इस बात को कह रहे हैं कि आप चेहरे से दूर रखें अपने हाथ, इसके बचाव का एक बहुत बड़ा एक तरीका है, ये कारण हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, केडी प्रसाद, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में मैंने रोक दिया था। जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब ने वही मिसाल दी है कि जिस तरह की चीजें बढ़ रही हैं, अभी ये सुनिश्चित करना शेष है कि इसका कितना भयानक या कितना दूरगामी प्रभाव होगा। लेकिन उसके साथ में अरविंदो को साथ में लाना चाहता हूँ। अरविंदो ने कभी कहा था कि नथिंग कैन बी टॉट, मीन्स एवरीथिंग कैन बी लर्न्ड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट। हमें कोई पढ़ा नहीं सकता, हमें खुद सीखना होगा। तो अभी इस मोड़ पे खड़े होकर के हमें आज भी देर नहीं हुई है कि हम अरविंदो के उस कथन को हम पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि हम जो है हमें कोई पढ़ा नहीं सकता, हम सीख सकते हैं। तो आज सूरत ऐसी है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमें अब सरकार की तरफ दोष देने के लिए आप मत जाइए कि सरकार ने मुझे ये चीजें नहीं सिखाई, वो चीजें नहीं सिखाई। सरकार बहुत चीजें करती है, कुछ चीजें हमारे लिए भी बाकी हैं, और उन चीजों में यह है कि हम खुद सीखें, खुद लर्न करें, टीचिंग के पीछे न जाएं। और ये हमारे मनीषियों ने पहले ही कहा है, और ये आज बहुत ही अक्षरशः सत्य है कि किस तरीके से इसका अनुपालन करें, इसका अनुप्रयोग करें, और अपने जो दूरगामी प्रभाव जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बड़े सही तरीके से समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। हम अगर इन सारी चीजों को समझ गए, आत्मसात कर लिए, तो कल का दिन हमारा होगा और हम जरूर इस संक्रमण काल से बड़े मुस्कुराते हुए बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, आप डॉक्टर केडी प्रसाद, आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पे से और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हमको इस लड़ाई से कैसे हम जीत सकते हैं, क्योंकि समाज जिस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये बीमारी उतनी जल्दी, उतनी गंभीरता से लड़के इससे हम जीत पाएंगे। तो समाज की जिम्मेदारी, आज की जो विषय में हमने समाज को रखा, उसकी वजह यही थी कि चिकित्सक अपना इलाज कर रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं। कोरोना आ चुका है, पूरी दुनिया में ये बीमारी फैली हुई है, और वैसे में समाज की अगर भागीदारी बिल्कुल पैरेलल लेवल पे अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए होने लगे, तो ये बीमारी बहुत जल्दी, इस जंग को हम जीत सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं और तमाम दर्शक लोग जुड़े हुए हैं, कैंसर सर्जन हैं, और हम कैंसर पे बात नहीं करें तो मैं, वैसे आज मैंने इनको कहा था कि हम इस पे बात शायद नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये एक लिबर्टी लूंगा आज बात करने के लिए कि समाज के कैंसर को ठीक करने के लिए जो नियम कायदे अपनाए जाते हैं, क्या उसी तरीके से इस कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल। देखिए, बिना कहे आपने जिस तरह से बात उठाई, मैं हर समय कहता हूं, कैंसर जो लोग जानते हैं वो सिर्फ जानते हैं शारीरिक कैंसर को, मतलब बीमारी, कैंसर बीमारी को जानते हैं। लेकिन सामाजिक कैंसर की बात होती है क्या? आर्थिक कैंसर की बात होती है? मानसिक कैंसर की बात होती है? हर जगह कैंसर है। कैंसर क्या है? पर्पसलेस एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ आवर ओन सेल इज कैंसर। अब समाज में अपराधी बढ़ रहे हैं, हमारे बीच के तो लोग हैं, तो कैंसर है। आर्थिक इकोनॉमी संप करती है, हमारे बीच का पैसा हमारा ही नहीं होता है और कहीं और कैपिटलिस्ट के पास पहुंचता है, कैपिटलिस्ट कैंसर है। मानसिक कैंसर, बलात्कार की घटनाएं और बहुत सारी घटनाएं जो बढ़ रही, तो उसके अंदर एक कुंठित भावना पनपती है और वही वो मानसिक कैंसर का रूप लेता है जब ये इस तरह की गलतियां होती है और इस तरह का अपराध होता है। तो सिमिलरली जो बॉडी का कैंसर है वो एक दिन में कोई डेवलप नहीं होता है। और तंबाकू, अल्कोहल तो सभी जानते हैं ये कारक है, लेकिन आपके बीच होने वाली बहुत सारी चीजें, वातावरण का प्रदूषण जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण,
सब्जियां आर्सेनिक, कैडमियम यमुना के किनारे वाली सब्जियों में जाता है, हम लोगों ने कई स्टोरी उस पर की, उसमें प्रदूषित। फूड एडल्ट्रेशन, फूड प्रोसेस्ड फूड में क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेनेंस नहीं है, मिल्क एडल्ट्रेटेड है, मेलामाइन मिल्क में मिला आ रहा है, जिसको अनफॉर्चुनेट हमारी कुछ एजेंसी ने परमिट कर दिया है, 2.5% तक मेलामाइन परमिसेबल है, अनइमेजिनेबल है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और मैं इस पे छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं एक विदेश में अच्छे कंट्री में था, तो मैंने कहा कैन आई हैव प्योर मिल्क, तो मुझे वेटर देख के मुस्कुरा के बोलता है कि मिल्क इज ऑलवेज प्योर, इट्स नॉट इंडिया। तो ये स्थिति है। टैप वाटर पीने के काम आता है, हमारे यहाँ पानी के बोतल खरीद के पी जाती, प्लास्टिक का एक्सेसिव इस्तेमाल। तो ये सामाजिक पहलू है जहां से हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। और जब लोग सुनते हैं मैं कैंसर सर्जन हूं, तो लोग समझते होंगे कि ऑपरेशन थिएटर में इनका रोल है। ऑपरेशन थिएटर में मेरा एक छोटा सा रोल है, टू मेक यू डिजीज फ्री। मैं ट्यूमर को बाहर निकालूंगा, आपको डिजीज फ्री बनाऊंगा, लेकिन हेल्दी नहीं बना सकता हूं। हेल्दी गॉड बना के भेजता है। आप स्वस्थ तभी हैं जब तक आपको बीमारी नहीं हुई। डॉक्टर सिर्फ आपको बीमारी मुक्त करता है, स्वस्थ नहीं करता है। स्वस्थ रहने के लिए प्रक्रिया आपके समाज, आपके वातावरण, आपके रसोई, आपके घर, आपके हर पहलू पे होनी चाहिए। सेम कैंसर की बीमारी है कि वहीं से शुरुआत होगी तो कैंसर के इंसिडेंस बढ़ेंगे। और 2020 में जिस रफ्तार से कैंसर बढ़ रहा है, अभी कोरोना काल में लोगों ने डिस्कशन छोड़ दिया है। आज भी किसी सिटी को उठा लीजिए, वहां कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या उठाइए और कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या उठाइए। कैंसर से पीड़ित लोग कई गुना ज्यादा हैं, लेकिन उस पर चर्चा क्यों कम हो गई? क्योंकि कोरोना का एक भय आक्रांत फैला हुआ है। इसलिए तो जरूरत है इसको प्रिवेंट करने की, रोकने की, कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने की, स्क्रीन करने की, सही उपचार डिसेंट्रलाइज करने की। आज भी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड से मरीज दिल्ली इलाज कराने आते हैं। क्यों? 70 साल आजादी के हो गए, एक भी सरकारी संस्थान वहां नहीं है रेगुलराइज करने के लिए। रेगुलराइज से मतलब है निजी अस्पतालों की संख्या और पुलिस चौकी जिस देश में ज्यादा बढ़ने लगे, उस देश की विफलता सामने दिखने लगी। मतलब अपराध बढ़ा और स्वास्थ्य सेवाएं आपकी ठप पड़ गई हैं। तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा और सबके लिए पब्लिक हेल्थ सेक्टर उपलब्ध हो, सारी व्यवस्था उपलब्ध हो, डिसेंट्रलाइज। उसके बाद कोई चाहे कि आज घर का खाना खा के उब चुके, चलो 5 स्टार में खाने जाना है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लग्जरी लेवल पे ट्रीटमेंट के लिए आया, उसके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं। इतने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल होना चाहिए, अगेन रेगुलेटेड बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी, कि प्राइवेट हॉस्पिटल कोई मनमानी नहीं करेगा, कोई उटपटांग बातें नहीं करेगा, रेट रेगुलेटेड होगा, सिस्टम रेगुलेटेड होगा एंड ट्रीटमेंट रेगुलेटेड होगा। जी अंदर बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं आपको आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए 2 चीजें ऐड कर रहा हूं। जब आपकी जो शिक्षा है उस आपने यहाँ से पढ़ाई की और उसके बाद जब हायर एजुकेशन के लिए या डॉक्टरी में और डिग्री के लिए जब आप ब्रिटेन गए और वहाँ से आप डिग्री लेके आए, मैं उसी ब्रिटेन का एक किस्सा आपको बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं वहाँ, उनका नाम लेना चूंकि प्लेटफॉर्म पे ठीक नहीं है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो, तो वो ब्रिटेन में ही एक स्टोरी कर रहे थे और स्टोरी फूड एडल्टरेशन पे ही वो कर रहे थे। और जब उन्होंने इस स्टोरी की प्लानिंग की थी और कुछ लोगों से उन्होंने चर्चा शुरू की, तो पहली बार ही बातचीत में जिस व्यक्ति से उन्होंने कुछ सवाल पूछे होंगे उनको कुरेदने के लिए, उस आदमी ने उनको लिटरली डॉक्टर साहब दौड़ा दिया और कहा कि यू आर परवर्टिंग आवर माइंड, तुम हमारे दिमाग में ये कीड़ा भर रहे हो कि यहाँ खाने की चीजों में भी मिलावट हो सकती है, यू शुड बी बिहाइंड द बार। तो आप सोचिए कि आप जो बात कह रहे थे कि टैप वाटर पीना, आप जाहिर सी बात है कि हम लोग की आदत है कि हम लोग भी जब कभी बाहर जाते हैं तो आदतन यहाँ चूंकि बॉटल पानी, मैं आपको आपको एक किस्सा बताऊं। मैं अर्ली 90s में 90 के आखिर में मैं दिल्ली आया पढ़ाई करने के लिए। तो जब मैं दिल्ली आया यहाँ पे डॉक्टर साहब, तो पहली बार हमने वो मशीन देखी कि 25 पैसे वाली पानी की मशीन थी, वो उस समय शायद 15 पैसे या 20 पैसे थी, और वो 1 गिलास पानी वो मशीन से निकाल करके वो मिलती थी। तो रास्ते चलते कई बार हम लोग प्यास लगती थी तो पीते थे। तो मैं उसको लेकर के बहुत वो रहता था कि अरे यहाँ पानी बिकता है, क्योंकि बिहार में हमने कभी पानी खरीद के पिया नहीं था उसके पहले।
तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात आश्चर्य जैसी लग रही हो, 5 साल के बाद और आश्चर्य लगेगी बात, ये ऐसी बातें, लेकिन ये सत्य था। जब मैं दिल्ली आया था तो उसके पहले मैंने पानी खरीद के नहीं पिया था। तो मैं जब दिल्ली आया तो पहली बार मैं यहाँ आने के बाद मैंने पानी खरीद के पीना शुरू किया, और धीरे धीरे जब हम लोग इस पेशे में आए डॉक्टर साहब, तो हम लोगों को लगने लगा कि हम लोग यहाँ पर अब हवा भी खरीद के एक दौर आ जाएगा जब हम लोग सांस लेंगे। एक गांधीवादी जिन्होंने पानी पे बहुत ज्यादा काम किया, हम सब लोग उनको जानते हैं, डॉक्टर अनुपम मिश्र, जो भवानी प्रसाद मिश्र के पुत्र थे और गांधीवादी थे, बहुत लंबे समय तक उनका काम रहा, नदियों पे बहुत काम किया। उनकी एक किताब है आज भी खरे हैं तालाब। वो किताब आप समझिए डॉक्टर साहब कि हिंदी की किताब होते हुए इतनी भाषाओं में छपी, और दुनिया में ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा बाइबल बिकता है, कि अगर कोई चीज एक बिकती है किताब के शक्ल में तो बाइबल सबसे ज्यादा बिकती है। और पब्लिशर्स का कहना है कि आज भी खरे हैं तालाब बाइबल से भी ज्यादा बिका है पूरी दुनिया में। तो वो एक पोजीशन में, और उन्होंने क्या कहा था कि उनकी किताब के ऊपर उनका नाम नहीं जाता, वो अंदर के पेज में जाता है, बोले कि रॉयल्टी मुझे इसकी नहीं चाहिए, मुझे इसकी रॉयल्टी पानी पे काम करने वालों को जाएगा। तो वो वैसे व्यक्ति थे, और उनकी मृत्यु कैंसर से दिल्ली के एम्स में हुई आज से 4 साल पहले। तो जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो उन्होंने बोला पानी पियोगे, तो मैंने कहा जी। दूसरा सवाल था उनका, आधा गिलास या पूरा गिलास। तो वो इस तरीके से पानी को लेकर के इतने शिद्दत से वो काम करते थे। तो हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि हमने चीजों को धीरे धीरे खराब किया है, और इस खराब चीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और इसमें अब मैं एक फाइनल टेक डॉक्टर के डी प्रसाद का लूंगा, फिर डॉक्टर साहब का वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आधे घंटे का वक्त लेकर के हम 1 घंटे तक इसको खींच के ले आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल भी आ गए। पृथु लिख रहे हैं कि आई टोटली एग्री दैट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट शुड बी इन द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग ए हेल्दी लाइफ ऑफ ऑल। तो ये बहुत सही बात है डॉक्टर साहब ने, आपने ये बात कही कि डिसेंट्रलाइजेशन तो होना ही चाहिए। और हाँ, एक बात और जो आप जिक्र कर रहे थे कि ज़्यादा थाने बनते गए और वो बनते गए, चूँकि आपने जिक्र किया, और अभी मेरे पास वो तस्वीर अवेलेबल नहीं है, नहीं होता तो मैं लैपटॉप पे ढूंढ रहा था, मैं वो दिखाता। लंदन में एक पुलिस स्टेशन के बाहर हमने तस्वीर इसीलिए खिंचाई कि बहुत देर तक वहाँ टहलने के बाद हमें किसी ने बताया कि ये पुलिस स्टेशन है। वहाँ कुछ ऐसी हलचल हड़कम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक घर था, तो वो जो मेरे मित्र थे उन्होंने कहा कि ये यहाँ का थाना है, तो मैं फिर तब दिखा कि अरे एक छोटा सा एक बोर्ड लगा था। तो वो एक स्थिति है। इस परिस्थिति में तो क्या प्रसाद जी ये बताइए कि अब समाज की जिम्मेदारी में क्या 3 मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो समाज को एक्ट करना चाहिए इस कोरोना को भगाने के लिए और समाज से कैंसर को भगाने के लिए? जी, बहुत ही बढ़िया और दुरुस्त सवाल है। और इसमें हम देखते हैं कि हमारी देश की कुछ ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था में हम देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी के अलावे हम देखते हैं कि हमारे हाउस होल्ड छोटे छोटे हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि भाई इन हाउस होल्ड में पालियों में लोग, दिल्ली जैसे ही शहर में ही हमने देखा है, लोग पालियों में घर पे रहते हैं। सुबह की पाली दूसरा रहेगा, दोपहर की पाली में कोई दूसरा रहेगा। तीसरी जो बात हम देख रहे हैं इसमें कि जो इनएडुकेट और एडुकेट या इनएडुकेट मेडिकल फैसिलिटीज जो हमारे आसपास है, वो सारी चीज, मतलब क्वैक्स और झोला छाप की बात आप कर रहे हैं। जी जी जी। और उसके अलावे जो हमारा अवेयरनेस लेवल, जो हम विलिंगनेस नहीं है कुछ फॉलो करने के लिए, अगर इन 4-5 पहलुओं पे अगर हम ध्यान नहीं दिए तो पेंडेमिक का ये सत्य ये है कि पेंडेमिक हमारे पूरे दे आर गोइंग टू रीसेट होल सोसाइटी, होल इकोनॉमी एंड होल ह्यूमन बिहेवियर। आज भी हम 25 मार्च से घर पे बैठे हैं और हमें ये लगता है कि अपना ही चेहरा मुझे खराब लगने लगा है। और अगर हम सुधरे नहीं, संभले नहीं, तो मुझे लगता है कि एक कहा जाता है कि पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही
एत सर्गम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः, मतलब हर चीज पुनः पुनः मिल जाएगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि लेकिन ये शरीर पुनः नहीं मिलेगा। अगर ये सोच भी अगर हम अपने इतने दूर से चल करके यहाँ आए हैं और हम कुछ सीखने समझने और अपने साथ लोगों को साथ में इंक्लूसिव और सबको समावेशी समाज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि हम डॉक्टर साहब के बताए हुए रास्ते पे, हमारी लिमिटेशंस बहुत सारी हैं, हम उन लिमिटेशन से निकल करके किस रूप से अपने आप को और अपने रहने लायक बना सकें, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर वही बात है कि न शरीरम पुनः पुनः। सो ये चीज होने जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी के समय में कहीं भी कतई भी ईगो शुड नॉट कम बिफोर your wisdom should come before, not your ego. That is what is the kind of silver lining for all of us. Thank you, sir. डॉक्टर साहब, अंशुमन जी, हम लोग आपके 3T को तो हर जगह पहुंचा रहे हैं। वो जितनी भी लोगों से बात होती है, आपकी ये थ्योरी 3T, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। इस 3T के अलावा आज की बातचीत में, आज की चर्चा के बाद समाज के लिए, इस कोरोना से लड़ने के लिए और इस जिस विधा के आप महारथी हैं कैंसर से लड़ने के लिए, इन दोनों के लिए जरा एक फाइनल टेक बताइए कि क्या होना चाहिए, क्या करना होगा, क्योंकि कोरोना तो हमारे समाज में भी लंबे समय तक रहने वाला है, कैंसर से हम ग्रसित हैं ही। तो समाज कैसी अपनी इस जिम्मेदारी निभाए कि इससे हम लोग जल्दी से जल्दी फारिग हो पाए। जी बिल्कुल, कोरोना देखिए एक सांकेतिक बीमारी मान सकते हैं, मैं इतना ही कहूंगा। एक सिंबलाइज किया है, आपको हिला दिया है और बहुत सारी चीजें सरफेस पे आ गई है। मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी सरफेस पे आ गई, शिक्षा से मतलब सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता, बुकिश नॉलेज, जागरूकता, कितने अवेयर हैं, कितना वैज्ञानिक आपकी परिकल्पना चलती है, कैसे आप सोचते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया कि देश में किस तरह से साइंटिफिक टेम्पर है, ये क्लियर हो गया है। तो अभी जरूरत जो है, जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं जिस पे चुनाव लोग जीत के और सरकार में आ जाते हैं, जिसके मुद्दे कुछ और होते हैं, सबको पता है क्या क्या होते हैं। अब मुद्दे होने चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। बाकी चीजें अपने सेट हो जाएगी। कैसे होनी चाहिए? स्वास्थ्य, बीमारी नहीं, मैं स्वस्थ कैसे रहूंगा, तो खाना कैसे स्वस्थ मिलेगा, फूड एडल्ट्रेशन कैसे नहीं होगा, सॉइल पॉल्यूटेड क्यों नहीं हो, वाटर पॉल्यूटेड नहीं हो, एयर पॉल्यूशन 0 लेवल पे हो या 2 डिजिट में हो, मतलब 10, 11, 12 इतने पे परमिसिबल लिमिट में हो। दूसरी बात, हमारे लिए अवेयरनेस के लिए, प्रिवेंशन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, ये आपके पास जब वोट मांगने, भिक्षुक, मैं उनको याचक बोलता हूं, जो जीत के नेता बनते हैं मैं उनको भिखारी बोलता हूं, क्योंकि आपसे मांगने आते हैं। तो जब आप ही राजा हैं, प्रजातंत्र में कहा जाता है वोटर राजा है, तो आप अब डिमांड कीजिए कि स्वास्थ्य सेवाएं क्या क्या उपलब्ध आपने कराई हैं या कराएंगे। घोषणा पत्र नहीं चाहिए, जो आपने करा दिया मुझे बताइए। शिक्षा, अवेयरनेस, वैल्यू, एथिक्स, कल्चर मतलब बैक टू बेसिक्स, टिपिकल इंडियन फूड, हैंड सैनिटेशन, जो आज तमाशेबाजी कर रहे हो तो हमारे बैक टू बेसिक्स है, चप्पल बाहर उतरना है। ये सब क्यों वेस्टर्नाइज चीजों को हमारे ऊपर थोपा जाता है? ये कई एडवर्टीजमेंट के माध्यम से या कॉर्पोरेट हाउसेस के माध्यम से आपको कंज्यूमर साइकोलॉजी के तहत रीड किया जाता है, आपके ऊपर थोप दिया जाता है। फास्ट फूड एक बड़ा मार्केट है इंडिया, आप पे थोपा जाता है। इस चीज पे आपको जागरूक होना है, आपको अवेयर होना है। बाकी स्कूली शिक्षा जो कर रहे हो करते रहिए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। सुरक्षा, दोनों तरीके की सुरक्षा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी आर्मी इज टेकिंग केयर ऑफ, हमें कोई चिंता नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी मतलब कुछ करने से पहले आपको 5 बार सोचना पड़े, अगर मैंने ये किया तो इसका कितना बड़ा पनिशेबल ऑफेंस है। अगर ये अप्रोच आ जाए तो आज हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए लाठी चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी, मास्क लगाने के लिए कहने की जरूरत नहीं होगी, आपके अप्रोच में आज। तो इसके लिए मैं कहता भी हूं और करने भी जा रहा हूं। मैं एक बेसिक किताब लिखने जा रहा हूं, क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएशन भी हूं और MBA भी मेडिकल के अलावा हूं। तो एक संविधान की छोटी सी किताब कि ड्यूटी ऑफ सिटीजन क्या है और राइट ऑफ सिटीजन क्या है, इतना करके अगर सर्कुलेट किया जाए तो भारत जाग जाएगा और ये जो हो रहा है गुमराह करने की नीति और राजनीति, ये बंद हो सकती है। और
पूरी दिशा और दशा दोनों देश की बदल सकती है। आप वो किताब लिखिए डॉक्टर साहब, और मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि पहली 1000 प्रति आपकी उस किताब की मैं लोगों में बांटने के लिए आपके यहाँ से खरीद कर उसको मैं पहली 1000 प्रति, आप इस बात को नोट करिएगा, जैसी वो किताब पब्लिश हो आप हमें सूचित करिएगा उसकी पहली 1000 प्रति, क्योंकि ये जिम्मेदारी लोगों की क्या है, कर्तव्य लोगों के क्या है, ये जानना जरूरी है। मैं पिछले भी डिबेट में कहा था, आज मैं फिर जिक्र करता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, उसके बाद हम लोग रंगरूट थे पत्रकारिता में, तो उन दिनों हमारा किन्हीं वजहों से हम बहुत करीब आ गए थे, हमको बहुत मानते थे। तो एक बार उन्होंने जिक्र किया और वो बोले कि इस देश की जनता को अपने अधिकार मालूम है अनुरंजन बेटा, अगर इस देश की जनता को अपने कर्तव्य मालूम हो जाए तो समस्या ही खत्म हो जाए। तो ये परिस्थिति है। तो ये हमको अधिकार तो मालूम है लेकिन हमको अपने कर्तव्य नहीं मालूम, तो इसलिए जो ड्यूटीज हैं सिटीजन्स की वो तो बहुत बड़ी बात है। और आप लगता है कि डिग्रियों का तो एक बहुत लंबा चौड़ा आप एक फ्लैक्स छपवाना पड़ेगा डॉक्टर साहब की डिग्रियों के लिए कि अब ये डिग्री भी है, ये डिग्री भी है और इस विधा में भी है। बहुत अच्छी रही बातचीत प्रसाद जी, आपने भी समय निकाला और एक तरीके से समाज का परिदृश्य रखा सामने। बहुत सारे लोग साथ जुड़े रहे और जो भी लोग साथ जुड़े रहे वो सब लोगों का शुक्रिया। और भी जो लोग कुछ बातें करना चाहते हो, छूट गए हों, तो वो हम अगली बार उनको शामिल करेंगे। संजीव मुंबई से सारी बात सुन रहे थे और आखिर में एक कमेंट उनका है, बढ़िया बातचीत। संजीव फिल्मकार हैं, फिल्म लिखते हैं, सीरियल्स भी लिखते हैं, तो अब वो और फिर उन्होंने एक बढ़िया बातचीत के साथ साथ लिखा जरूरी बातचीत। राजेश चौधरी सारी बात सुन रहे थे, आखिर में सिर्फ एक शब्द लिख रहे हैं, ग्रेट। राजेश जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए, इस पूरी बातचीत को। रमन सिन्हा है, कह रहे हैं डॉक्टर अंशुमन जी को आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए साधुवाद। तो सही है कि ये बिल्कुल साधुवाद है, और जो भी सब लोग देख रहे थे, सब लोग जो जुड़े, उन सबको हमारी तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद। अगली बार, इस बार जो लोग छूट गए वो अगली बार शामिल होंगे। हम कोरोना से जीतेंगे, कैंसर से जीतेंगे, सारी बीमारियों से जीतेंगे, क्योंकि हम चिकित्सा के साथ साथ समाज को भी साथ लेके चलेंगे और सामाजिक चिकित्सा भी करते रहेंगे। आज डॉक्टर्स डे पे एक बार फिर अंशुमन जी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रसाद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम में 1 घंटा 2 मिनट हो गया हम लोग को चर्चा करते हुए, और लगा नहीं कि इतनी लंबी बातचीत कर ली। धन्यवाद सबको, सबको शुक्रिया। जल्द मिलते हैं, नमस्ते।